ये सुन पंछी को राहत सा मिला, पर शौर्य इतना अच्छा भी नहीं है कि वो पंछी को इतनी आसानी से जाने दे। वो पंछी को बेड पर कर उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ बोला, पर मैं तुम्हारे होंठों को खाना चाहता हूँ लिटिल थिंग। ये सुन पंछी उसे अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगी। वही शौर्य उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को अपने होंठ से मिला, उसे पेशनेटली चूमते हुए उसके नर्म होंठों को अपने मुंह के अंदर ले चूसने लगा। शौर्य के ऐसे करने से पंछी उस एहसास को महसूस करने लगी। पंछी के शरीर में कंपकपाहट को महसूस कर शौर्य उसे चूमना बंद कर उसके आंखों में देखा तो पंछी की पलकें शर्म से बंद हो गई। ये देख शौर्य अपने आप को आगे कुछ करने से रोकने के लिए उससे दूर हो बिल्ली को अपने गोद में ले कमरे से बाहर चला गया। वही पंछी तो शौर्य के फिर से किस करने का इंतजार कर रही थी, पर कुछ वक्त बीत गया तो पंछी अपनी आंखों को खोल शौर्य को अपने सामने ना देख थोड़ी चिढ़ सी गई। फिर वो गुस्से में उठ अपने कपड़े को बदल कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आई तो वो देखी शौर्य उसकी छुटकू को अपने गोद में बैठाए उसे दूध पिला रहा है। ये देख उसका गुस्सा छूमंतर हो गया और इस वक्त शौर्य उसे बहुत प्यारा लग रहा था। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो शौर्य के पास जा खड़ी हो बिल्ली को देखने लगी तो शौर्य बोल पड़ा, क्या हुआ लिटिल थिंग, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें तुम्हारी बिल्ली की तरह ही खाना खिलाऊं? ये सुन पंछी अपने बड़े बड़े आंखों से शौर्य को घूर कर देखने लगी। तभी शौर्य बिल्ली को जमीन पर रख उसके सामने दूध से भरा कटोरा रख पंछी का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में खींच बैठा। बोला, बोलो लिटिल थिंग, मेरे हाथ से खाना चाहती हो या मुझे खिलाना चाहती हो? शौर्य के सवाल पर पंछी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ आर्यन मिहिर के बैचलर पैड फ्लैट में पहुंच दरवाजा का बेल बजाया तो दिया, जो हॉल में बैठी अपने न्यू फोन को सेट कर रही थी, उसे लगा शायद वंश या इवान आए होंगे। मिहिर ने अपना नाम वंश बताया था, वहीं विवेक ने अपना नाम दिया को इवान बताया था। दिया जा दरवाजा खोल दी, तभी उसने अपने सामने अनजान लड़के को खड़ा देख हैरान थी। वही आर्यन उस लड़की से पूछ पड़ा, तुम कौन हो? ये सवाल सुन इतराते हुए दिया बोली, इस घर की मालकिन, तुम बताओ तुम कौन हो? लड़की के बातों को सुन आर्यन के चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। वो लड़की के करीब जाने लगा तो लड़की डर कर अपने कदम पीछे करने लगी। पीछे करते हुए आखिर में वो दीवार से जा टकराई तो आर्यन अपने दोनों हाथ से उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर बोला, ओह मतलब तुम भी उसकी वन नाइट गर्ल हो? आर्यन मिहिर के फितरत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था। वो अपने एक हाथ को लड़की के कमर पर घुमा उसके जिस्म से को खुद से चिपका दिया। तभी वो लड़की अपने घबराए नज़र से देखी। तभी आर्यन बोल पड़ा, घबरा क्यों रही हो बेबी, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट मेरा भी कर दो। इतना कह वो अपने होंठ दिया के होंठों से मिलाने को था, तभी मिहिर विवेक के साथ आते हुए बोला, आर्यन। मिहिर के आवाज को सुन आर्यन दिया से दूर हो गया। वही दिया को अब जाकर चैन मिला। वो भागते हुए मिहिर के पास जा बोली, वंश ये आदमी मेरे साथ। इतना कह वो गुस्से में आर्यन को घूरी। वही आर्यन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी विवेक दिया से बोल पड़ा, मेरे साथ चलो, ये अब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। इतना कह विवेक दिया को अपने साथ ले जाने लगा। वही आर्यन अब भी कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। दोनों के जाते ही मिहिर उसके पास जा बोला, क्या है ये सब आर्यन? ये सुन आर्यन बोल पड़ा, यार मुझे लगा वो तेरी वन नाइट गर्ल है तो मैं उसके साथ बस थोड़ा मजा ले रहा था। ये सुन मिहिर उसके सिर पर मार बोला, मैं ये सब छोड़ चुका हूँ और वो लड़की को बॉस लेकर आए हैं और उसे लगता मैं बॉस विवेक तीनों अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, तीनों का नाम उसे गलत पता है। ये सुन आर्यन गहरी सांस लेते हुए बोला, यार मैं तो आज बच गया, अगर मैंने कुछ भी किया होता और भैया को पता चलता तो वो मेरा जान ले लेते। ये सुन मिहिर के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही आर्यन को अब भी डर था इस बात का कि कहीं वो लड़की उसके भाई को कुछ बोल दी तो। ये सोच वो उस कमरे के तरफ चला गया जहां विवेक उस लड़की को लेकर गया था। जब वो अंदर गया तो देखा लड़की विवेक से यहाँ से जाने की बात कर रही है और विवेक उसे समझाए जा रहा है, साथ ही उसे बोल रहा था, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तभी आर्यन अंदर आ उस लड़की के पास खड़ा हो गया। अपने सामने उस लड़के को देख दिया घबरा गई। साथ ही वो विवेक के हाथों को कसके पकड़ बोली, मैं मानव सर को तुम्हारे हरकत के बारे में बता दूंगी। ये सुन आर्यन सर खुजलाने लगा। उसे समझ आ गया था वो उसके भाई का ही बात कर रही है। आर्यन अपने कॉलेज का सबसे फ्लर्टी और हैंडसम लड़का था।
उसे अपने पर्सनैलिटी से बातों से लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत अच्छे से आता था। आर्यन अपने घुटनों के बल उसके सामने जमीन पर बैठ गया तो दिया घबरा गई। तभी आर्यन प्यार से बोला, घबराव मत, मैं तो बस मस्ती कर रहा था, नहीं तो मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। अपना मासूम चेहरा बनाकर जैसे आर्यन ने बोला, दिया को भी उसके मासूम चेहरे पर भरोसा होने लगा। वही आर्यन इतना बोलने के बाद अपने दोनों कानों को पकड़ प्यार से बोला, माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। इतने प्यार से उसे माफी मांगता सुन दिया ने उसे माफ कर दिया। तब जाकर आर्यन को सुकून मिला। इस पूरी दुनिया में बस उसका भाई है जिससे उसे डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ पंछी के घर पर शौर्य पंछी को अपने गोद में बिल्ली के बच्ची की ही तरह बैठा उसे खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद शौर्य चला गया, क्योंकि उसका छोटा भाई आर्यन जो आया हुआ था। आर्यन अब भी मिहिर के बैचलर पैड फ्लैट पर ही था। शौर्य भी कुछ वक्त में वहां पहुंच गया। वहां पहुंच शौर्य फ्लैट के पास जा फ्लैट का बेल रिंग बजाया तो मिहिरा दरवाजा खोल दिया। शौर्य को देख वो जगह दे दिया तो शौर्य अंदर आ गया। वहीं मिहिर दरवाजा बंद कर वो भी मूड हॉल के पास जाने लगा। शौर्य मिहिर हॉल में पहुंच चुके थे। शौर्य सोफे पर जा बैठ दिया की तरफ देख पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बेचारा आर्यन जो हॉल में आया ही था, जब उसके भाई ने दिया से ये सवाल किया तो बेचारे के चेहरे पर डर छा गया। कहीं ये लड़की कुछ बोल ना दे। तभी दिया जवाब दे पड़ी, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, पर मुझे अपने साथ कोई लड़की भी चाहिए। ये सुन शौर्य अपने मन में ही बोला, मैं इसे लड़की कहाँ से ला कर दूँ? अपने मन में इतना कह शौर्य दिया के तरफ देख बोला, ये मुश्किल है, पर तुम भरोसा रखो, तुम यहाँ सेफ हो। ये सुन दिया आर्यन के तरफ घूर कर देखी। दिया के घूरने से शौर्य अपने भाई के तरफ देखा। अपने भाई के कठोर नजरों को देखते ही आर्यन डर के मारे अपना सच खुद ही बक डाला, भाई सच्ची मैंने कुछ नहीं किया है। इसने कहा ये यहाँ की ओनर है तो बस मैं भी इसके साथ मजाक कर रहा था। शौर्य अपने भाई के हरकतों को बहुत अच्छे से जानता था। वो खड़ा हो लड़की के तरफ देख बोला, तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हें यहाँ कभी नहीं दिखेगा। इतना कह अपने भाई के पास जा बोला, चलो। ये सुन आदर्श भाई की तरह आर्यन अपना चेहरा हाँ में हिला उसके पीछे पीछे जाने लगा। शौर्य के डार्क नजरों को देखकर बेचारे आर्यन के पास छू तक करने का हिम्मत नहीं हुआ। वहीं मिहिर आर्यन के हालत को देख हंसते हुए विवेक के पास जा धीरे से बोला, इस डेमोन को सिर्फ बॉस ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुन विवेक मिहिर को घूर कर देखा। विवेक के ऐसे घूरने के तरीके को मिहिर समझ नहीं पाया। आखिर अब क्यों विवेक उससे नाराज है? कुछ वक्त बाद शौर्य अपने भाई के साथ अपने मेंशन आ चुका था। जब वो अपने मेंशन आ गया तो सोफे पर जा बैठ अपने भाई को घूर कर देखने लगा। वहीं आर्यन उसके सामने सिर झुका छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो गया। उसे ऐसे खड़ा देख शौर्य बोल पड़ा, क्या सोचे हो, आगे क्या करना है? शौर्य के इस सवाल पर आर्यन को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। उसे तो हमेशा बस अपने भाई के साथ काम करना था, पर शौर्य उसे अपने हर काम से दूर रखता था। वो नहीं चाहता था जिस लाइन में वो है उसका भाई कभी उस लाइन में जाए। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया तो शौर्य गहरी सांस भरते हुए बोला, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। अगर तुमने अपना जवाब नहीं दिया तो जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें करना होगा। इतना कह वो खड़ा हो अपने कमरे के तरफ चला गया। अपने भाई के जाते ही आर्यन सोफे पर जा बैठा। आर्यन मिहिर को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ मिहिर विवेक के नाराज होने का कारण जानने का कोशिश कर रहा था। जब उसका फोन बजा तो वो अपने जेब से सेल फोन निकाल आर्यन का कॉल आता देख कॉल जैसे ही उठाया आर्यन बिना मिहिर का आवाज सुने बोल पड़ा, 8 बजे अपना पुराने बार में चलने के लिए रेडी रहना। इतना कह वो फोन रख दिया। मिहिर उसे मना करना चाहता था पर आर्यन ने उसे ये करने तक का भी टाइम नहीं दिया। वही विवेक उसे देखे जा रहा था तो वो विवेक को देख बोल पड़ा, आर्यन का कॉल था, उसने 8 बजे बार आने को कहा है। ये सुन विवेक मुंह फूला कर चला गया। फिर अपने कमरे में जा बैठ खुद में ही धीरे से बोला, मुझे पता है तुम और आर्यन इतने अच्छे दोस्त क्यों हो, दोनों के दोनों वोमेनाइज, आज बार भी बस। वो गुस्से में इतना कहा ही था कि तभी मिहिर उसके पास जाते हुए बोल पड़ा, विवेक तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे भरोसे को जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करता पर तुम हो कि। ये कह गुस्से में मिहिर उठ जाने लगा। मिहिर के गुस्से को देख अब विवेक को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
रात का 8 बज चुका था। मिहिर आर्यन दोनों बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। साथ ही आर्यन अपना दुखड़ा छोटे बच्चे की तरह मिहिर को सुनाए जा रहा था। यार मिहिर, भाई मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे भी भाई के साथ काम करना है, वो क्यों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। मिहिर कोई जवाब ना देते हुए गुस्से में बस ड्रिंक किए जा रहा था। तभी उसका कोई जवाब ना मिलता सुन आर्यन मिहिर के तरफ देखा। मिहिर के गुस्से को देख आर्यन पूछ पड़ा, डूड अब तुझे क्या हुआ, तू क्यों इतना गुस्से में है। एक ही सांस में पूरा ड्रिंक गटकते हुए गहरी सांस भर मिहिर बोला, यार उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, मैंने उसके भरोसे को जीतने के लिए बहुत कुछ किया हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी पूरा बदल दिया हूँ। ये सुन आर्यन अपने दुखड़े को भूल मिहिर के स्टोरी को जानने में दिलचस्पी लेने लगा। वही मिहिर शराब के नशे में आज पूरी तरह से चूर था। विवेक के बर्ताव से आज बेचारे का दिल बहुत दुख रहा था। मिहिर अपने बातों को शराब का घूंट पीते हुए जारी रखा, मैं उसे समझा कर थक चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। देखो ना, मैं गुस्से में तुमसे मिलने आया पर उसने मुझे एक बार भी कॉल कर नहीं मनाया। इतना कहने के बाद वो शांत हो अपने धीमे आवाज में बोला, क्या वो अब भी। इतना कह वो चुप हो गया। उसने पी जरूर रखा था पर उसे नशे में भी अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत अच्छे से आता था। वही आर्यन एक्साइटेड होते हुए पूछ पड़ा, कौन है वो लकी इंसान जिससे तुम्हें इतना प्यार हो गया है। इस सवाल पर मिहिर के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो जवाब देने ही वाला था तभी बार में आर्यन के शर्ट पर मिहिर को छोटा सा रेड लाइट दिखा। ये देखते ही मिहिर अपने आंख के पुतले को ही बस हिला देखने का कोशिश किया। वही दूर से अपने हाथ में स्नाइपर गन लिए आदमी निशाना आर्यन पर टिकाए हुए था। जब मिहिर ने ये देखा तो जैसे ही उस आदमी ने ट्रिगर दबाया वही मिहिर अपने पैर से आर्यन जिस चेयर पर बैठा था उसे जमीन पर गिरा दिया। मिहिर की इस हरकत पर आर्यन गुस्से में उस पर चिल्लाने ही वाला था जमीन से उठकर, पर तभी गोली का आवाज सुन वो जमीन पर ही पड़ा रहा। वही मिहिर खड़ा हो उस आदमी के पास जाने के लिए भागा। वही बार में गोली चलने की वजह से अफरा तफरी मच गया था। दूसरी तरफ आर्यन वो भी झट से खड़ा हो उस आदमी के पास जाने के लिए दौड़ा। वही मिहिर उस आदमी तक पहुंच पाता तब तक उसे बहुत सारे गुंडे घेर लिए। जब आर्यन ने ये देखा तो वो मिहिर का हेल्प करने से पहले अपने भाई और विवेक को इन्फॉर्म कर दिया। दोनों को इन्फॉर्म करने के बाद वो मिहिर का साथ देने गया। वही दूसरी तरफ शौर्य विवेक से कह अपने लोगों को उस लोकेशन में पहुंचने का बोल। अपने चेहरे पर मास्क लगा वो भी निकल गया, क्योंकि आज तक शौर्य के नाम के अलावा किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही मिहिर आर्यन दोनों गुंडों के बीचों बीच गन पॉइंट में टारगेट बन गए थे। मिहिर आर्यन के तरफ देखा, दोनों के बीच आंखों ही आंखों में जैसे बात हो गया। मिहिर आर्यन दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। एक आदमी पीछे से आर्यन के चेहरे पर अपने गन से मारते हुए कहा, तुझे क्या लगा था तू ब्लैक वुल्फ ग्रुप के हाथ से बचकर निकल जाएगा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था ये लोग हैं कौन और कौन सा ब्लैक वुल्फ ग्रुप के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। उसने आज तक जितना भी कांड किया था वो सब वो याद करने लगा। तभी उसे अमेरिका में हुए एक हादसे के बारे में याद आ गया। वो याद आते ही आर्यन अपने मन में ही बोला, यार ये लोग को भाई यूं ही छुट्टी कर देगा, पर इन लोगों के साथ साथ भाई मेरा भी छुट्टी कर देगा। वही दूसरी तरफ पूरे जगह को शौर्य बहुत शांति से घेर लिया। सभी आदमियों के पहनावे को देखते ही शौर्य समझ गया था ये लोग किस ग्रुप के होंगे। शौर्य कोई एक्शन लेने से पहले विवेक को किसी का नंबर निकालने का बोल। नंबर अपने फ़ोन से निकालने के बाद उस नंबर को टाइप कर उसे कॉल कर दिया। बड़े आलीशान कमरे में खूबसूरत सी लड़की अपने सेक्सी नाइट ड्रेस में बेड पर बैठी सिगार के कस ले रही थी। उसका फ़ोन बजा तो लड़की फ़ोन उठा अपने कोल्ड आवाज में बोली, खेलो। लड़की का आवाज सुन शौर्य बोल पड़ा, अपने लोगों को आर्यन से दूर रहने का बोलो, नहीं तो जो हाल तुम्हारे भाई का किया हूँ वही हाल तुम्हारे सारे आदमियों के साथ कर दूंगा। साथ ही जो काम मैंने उस वक्त नहीं किया था वो अब कर दूंगा। ये आवाज सुन लड़की तो आवाज की ही दीवानी हो गई थी। वो अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछी, क्या तुम शौर्य हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। शौर्य ने बस कठोरता से बोल दिया, हाँ, और अगर अभी अपने भाई के इस ग्रुप को गायब नहीं करवाना चाहती तो अपने आदमियों को उन दोनों से दूर रहने का बोलो। ये सुनते ही लड़की के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अब उसका कोल्ड आवाज सेक्सी आवाज में बदल चुका था।
वो बहुत सेक्सी तरीके से बोली, छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगे तो। शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो कठोर मुस्कान के साथ बोल पड़ा, बेबी मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता था, पर शायद तुम चाहती हो तो ठीक है। तुम्हारे भाई को तो बस हॉस्पिटल तक पहुंचाया हूं, पर तुम्हारे लोगों का लाश तुम्हारे घर तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इतना कह वो फोन कट करने वाला था, तभी लड़की बोल पड़ी, शौर्य मैं अपने लोगों को रोक रही हूँ, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, पर क्या हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं, ये बस मेरा रिक्वेस्ट है। ये सुन गहरी सांस भरते हुए शौर्य बोला, सोचूंगा। इतना कह शौर्य कॉल कट कर दिया। वही लड़की अपने आदमियों को कॉल लगा आर्यन और उसके साथ के व्यक्ति को जाने देने का ऑर्डर दे दी। तो सभी आदमी फिर वहां से जाने लगे। आर्यन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर अचानक से बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए ही ये लोग कैसे चले गए। वही मिहिर समझ चुका था। ब्लैक वुल्फ ग्रुप के सभी मेंबर के जाने के बाद शौर्य विवेक दोनों ही उन दोनों के पास पहुंच गए। विवेक के चेहरे पर घबराहट छाया हुआ था। वही अपने भाई को देखते ही आर्यन बहुत मासूम सा लड़का बन गया। उसे देख शौर्य अपने कठोर आवाज में पूछा, इन लोगों से तुम किस लिए उलझे थे। अपने भाई का सवाल सुन आर्यन बड़े मासूमियत से बोला, आपको तो पता है ना भाई मैं कितना मासूम हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इस ग्रुप के लोग मेरे दोस्त की बहन और कुछ लड़कियों का किडनैप कर लिए थे, मैं तो बस अपने दोस्त का हेल्प कर रहा था। ये सुन शौर्य अपने सिर पर हाथ रख गहरी सांस भरते हुए अपने कठोर आवाज में बोला, कितनी बार कहा हूँ इन झमेला में तुम मत पड़ा करो, और अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे बोलो। अपने भाई के गुस्से से भरे शब्द को सुन आर्यन मासूमियत से भरा चेहरा बना लिया। अपने भाई का ये चेहरा देख शौर्य से कुछ आगे बोला ही नहीं गया। शौर्य उसे ज्यादा ना डांटे, उसी कारण हमेशा आर्यन बच्चों वाला चेहरा बना देता था, जिस कारण शौर्य का कठोर दिल भी पिघल जाता। आखिर में वो उसे कार के अंदर जा बैठने बोल विवेक मिहिर को भी जा रास्ट करने का बोल दिया, साथ ही उस लड़की दिया का पूरा ध्यान रखने को कह दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक वुल्फ ग्रुप की लीडर की बहन अरूसी, जो अपने भाई के बिहाफ में उसका पूरा काम संभाल रही थी, वो तो शौर्य की आवाज को सुन उसे पाने का सपना सजाने लगी। अरूसी को ये बात पता था आज उसका भाई हॉस्पिटल में है तो उसका कारण शौर्य है। पहले तो वो शौर्य से बदला लेना चाहती थी, पर अब वो शौर्य को बस पाना चाहती है। शीशे के पास जा खड़ी हो अरूसी अपने शरीर से सेक्सी नाइट ड्रेस हल्का अपने जिस्म से हटा अपने गोरे शरीर को देखते हुए बोली, मुझे एक बार तुम देख लोगे तो जैसे मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ तुम भी मेरे लिए होगे, मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। लड़की को अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसे क्या पता शौर्य को तो बस एक ही लड़की का पागलपन है, वो है पंछी। उसे शरीर की खूबसूरती नहीं मन का खूबसूरती भाता जो सिर्फ पंछी के अंदर उसे नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ विवेक कमरे के अंदर बेड पर बैठा कुछ काम कर रहा था। वहीं मिहिर बालकनी के पास खड़ा हो सिगरेट के कस फूंकते हुए शौर्य से कुछ काम का बात कर रहा था। वहीं विवेक बार बार अपने काम को करने की जगह मिहिर को देखे जा रहा था। जब से मिहिर घर आया था तब से ही बालकनी के पास खड़ा हो वो सिगरेट के कस लेते हुए शौर्य के साथ फोन में लगा था। मिहिर ने जब कॉल कट कर अपने फोन को जेब में रख रेलिंग के पर टिक फिर से सिगरेट जला, उसके कस लेते हुए ताज़ी हवा को महसूस करने लगा, तो मिहिर को ऐसा करता देख विवेक समझ रहा था मिहिर उससे बहुत नाराज है, इसलिए वो नॉन स्टॉप सिगरेट के कस लिए जा रहा है। विवेक कुछ देर तक उसे देख सोचा, फिर बेड से उठ कमरे से बाहर जाने लगा। वहीं मिहिर गुस्से में सिगरेट को जमीन पर फेंक अपने पैर से रगड़ अपने मन में ही बोला, अगर ये मुझसे नाराज होता तो अब तक इसे मनाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता, पर यह है कि इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या सच में ये अब भी बॉस को पसंद करता? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो ये अपनी बहन को क्यों बताता। वो ये सब सोच ही रहा था कि तब तक विवेक किचन में जा पूरे किचन में बेसन ढूंढ उसका टेस्टी सा हलवा बना, उसे केक की तरह प्यारा सा डेकोरेट कर उसे अपने हाथ में उठा अपने कमरे में चला गया। फिर प्लेट को टेबल पर रख उसमें कैंडल लगा दिया। फिर कमरे का लाइट ऑफ कर विवेक मिहिर के पास जा उसके आंखों में अपना हाथ रख दिया। विवेक के ऐसे करने से मिहिर के होंठों पर मुस्कान छा गया, पर सख्ती से ही पूछा, क्या कर रहे हो विवेक? बस मेरे साथ चलो। विवेक ने भी उसके ही टोन में जवाब दे उसे अपने साथ ले जाने लगा। मिहिर भी शांति से जाए जा रहा था।
टेबल के पास लाने के बाद उसके आंखों से अपना हाथ हटा दिया। सामने देख मिहिर के होंठों पर मुस्कान छा गया। विवेक मिहिर के पास आ खड़ा हो उसे उत्साह से देखा तो मिहिर अपने मुस्कान को छिपाते हुए अपना चेहरा कठोर कर दिया। ये देख विवेक का चेहरा उदासी में भर गया। विवेक के उदास चेहरे को देख मिहिर उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बस इतना ही। ये सुन विवेक मासूमियत से पूछा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विवेक के सवाल पर मिहिर उसके सिर पर चूम प्यार से बोला, बहुत अच्छा लगा। इतना कह चम्मच में हलवा भर मिहिर विवेक के होंठों के पास लाया तो विवेक मिहिर के हाथ को पकड़ वो चम्मच मिहिर के होंठों के पास ले गया तो मिहिर मुस्कुराते हुए उसे खा लिया। विवेक ने हलवा बहुत टेस्टी बनाया था। खुद खाने से बाद मिहिर ने विवेक को भी खिला दिया। फिर कैंडल की रोशनी में ही मिहिर विवेक को अपने गोद में बैठा उसके हाथ से हलवा शेयर करके खाने के बाद मिहिर उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, अब मैं तुम्हें खाना चाहता तभी मैं मानूंगा। मिहिर का ये बात सुन विवेक उसे अपने हैरानी से भरे नज़र को मिहिर की तरफ कर देखने लगा तो मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? तुम मुझे अपने आप को खाने नहीं देना चाहते हो? सोच लो मैं नाराज ही रहूंगा फिर। ये सुन विवेक का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अपने चेहरे को शर्म से झुका लिया। उसका ये शर्म देख मिहिर के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो उसके गालों को चूम बोला, मजाक कर रहा था, सो जाओ, कल बॉस ने सुबह सुबह बुलाया है। ये सुनने के बाद विवेक को राहत मिला। वो झट से उसके गोद से उठ सोने चला गया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह सुबह ही मिहिर विवेक दोनों शौर्य से मिलने चले गया। वही पंछी स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। फिर अपनी मम्मा के साथ बैठ नाश्ता की। नाश्ता करने के बाद कुसुम निकल चुकी थी। वही कुछ वक्त बाद पंछी भी स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकल बस स्टॉप पर जा खड़ी हो गई। जैसे ही बस आया बस के ऊपर जा अपनी दोस्त के साथ बैठ गई। बैठते के साथ ही अपनी दोस्त से पूछ पड़ी, अगर एक लड़की का शादी हो जाता तो क्या क्या होता कृतिका? पंछी का सवाल सुन कृतिका बोल पड़ी, मम्मा कहती वो अपना घर छोड़ अपने पति के घर चली जाती और उसका पुराना सारा रिश्ता छूट जाता। कृतिका का बात सुन अपने बड़े बड़े आंखों से पंछी अपने दोस्त को देखने लगी। उसके रिएक्शन को देख कृतिका पूछ पड़ी, क्या हुआ पंछी? कृतिका के सवाल को सुन पंछी झूठी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं। अपनी दोस्त से इतना कहने के बाद पंछी खिड़की के बाहर देखते हुए अपने मन में ही बोली, मम्मा अगर बैड अंकल से शादी कर लेगी तो वो मुझे छोड़ चली जाएगी। खुद में ही ये सोचते हुए उसके आंखों में आंसू का रेत भर गया। कुछ ही वक्त के बाद स्कूल आ गया। शौर्य भी स्कूल पहुंच चुका था। प्रेय में खड़ी पंछी जो लाइन में सबसे आगे खड़ी होती थी अपने छोटे हाइट के वजह से। जब शौर्य का नज़र पंछी के उदास चेहरे पर गया तो वो एकटक उसे ही देखने लगा। वही खुशबू का नज़र मानव पर बार बार पड़ जाता। मानव को पंछी के तरफ देखता पा खुशबू को कुछ सही नहीं लग रहा था। प्रेय खत्म हो गया। प्रेय के खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर चले गए। वही शौर्य अंदर स्टाफ रूम में जा अपना सामान रख क्लास के लिए जाने को था। तभी खुशबू स्टाफ रूम में किसी को ना देख उसके पास आ खड़ी हो गई तो शौर्य उसे देख पूछ पड़ा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे? शौर्य के सवाल को सुन खुशबू थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछी, क्या तुम जिसे चाहते हो वो पा? इतना बोल वो कुछ वक्त चुप हो गई, फिर बोल पड़ी, पंछी है। ये सुन शौर्य बिना किसी बात का परवाह किए बोल पड़ा, हाँ। शौर्य के जवाब को सुन खुशबू को याद आने लगा सब कुछ, जब उसने उससे रूडली बोला था। जब वो शौर्य से बात कर रही थी तब पंछी ने जानबूझकर शौर्य पर पानी गिराई थी। पहले तो खुशबू को लगा था ये सब जो वो सोच रही वो सही नहीं, पर अब जैसे जैसे वो शौर्य पंछी को जितना नोटिस करने लगी थी उसका ये शक सच में बदलने लगा था। शौर्य का बात सुन खुशबू हैरान नहीं थी। वो उसे देख बोल पड़ी, वो स्टूडेंट है। खुशबू के बातों को सुन शौर्य अपने कठोर आवाज में ही बोल पड़ा, मुझे पता है। शौर्य की बातें खुशबू को हैरान कर रहा था। वो उसे अपने हैरानी से भरे नज़र से देखने लगी। तभी शौर्य उसके करीब जा कठोरता से बोला, मेरे लाइफ से दूर रहो और अगर ये बात किसी को पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कह वो चला गया। वही खुशबू ने पहली बार मानव के इस डरावने रूप को देखी थी। उसका तो शौर्य के कोल्ड आवाज को सुनते ही रूह कांप गया। वही शौर्य अपने क्लास को लेने चला गया था।
धीरे धीरे ये वक्त बीतने लगा। स्कूल का छुट्टी हो चुका था। स्कूल के छुट्टी के वक्त भी खुशबू शौर्य के सामने गलती से आ गई, पर इस बार खुशबू का हिम्मत नहीं था कि शौर्य से कुछ बोल सके। वो झट से अपने नजरों को झुका चली गई, वही शौर्य भी चला गया। दूसरी तरफ पंछी बस में जा वो बैठ गई। कुछ वक्त के बाद पंछी का बस स्टॉप आ गया। पंछी बस से उतर अपने घर चली गई तो देखी घर के बाहर कार लगा है। कार देखते ही पंछी समझ गई ये कार बैड अंकल का है। वो घर के पास जा दरवाजा नॉक कर दी तो वैभव दरवाजा खोल दिया। वैभव को देख पंछी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं था। वो इग्नोर करते हुए घर के अंदर जा अपने कमरे में चली गई। पंछी के बर्ताव को देख वैभव कुसुम एक दूसरे को देखे, फिर दोनों कमरे के तरफ बढ़ गए, पर वैभव बाहर ही खड़ा हो गया। वही कुसुम कमरे का दरवाजा खोल अंदर चली गई तो देखी पंछी स्कूल के ड्रेस पहने ही बेड पर बैठी हुई थी। तो कुसुम उसके पास जा पूछी, क्या हुआ पंछी, ड्रेस क्यों नहीं बदल रही हो? अपनी माँ का सवाल सुन पंछी अपनी माँ से सवाल कर बैठी, आप आज घर क्यों आ गए? पंछी को इतने रुडली पूछते हुए कुसुम को थोड़ा अजीब लगा। वो कुछ कहती इससे पहले ही वैभव अंदर आ कुसुम के तरफ इशारा कर उसे जाने को कह दिया तो कुसुम अपने सिर को हाँ में हिला खड़ी हो कमरे से बाहर चली गई। फिर वैभव पंछी के बगल में बैठ प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? पंछी अपने सिर को झुकाए बैठी थी। उसके आंखों से आंसू के रेत गिर उसके स्कार्ट पर गिरने लगा। तभी उसके आंखों से आंसू बहता देख वैभव झट से उसके चेहरे पर अपने हाथ रख उसके चेहरे को उठा, उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए चिंता से भरे आवाज में पूछा, हुआ क्या है पंछी, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? वैभव के सवालों को सुन हिचकिचाते हुए रो रो कर पंछी अपने सिर को ना में हिला दी। वही दरवाजे के पास खड़ी कुसुम अपनी बेटी को ऐसा रोता देख अंदर जाने को हुई, पर वैभव को उसकी बेटी को संभालता देख वो रुक गई। वही वैभव उससे प्यार से फिर पूछ पड़ा, हुआ क्या है बेटा, अपने बैड अंकल को बताओ। ये सुन पंछी वैभव के आंखों में देखी। वही कुसुम भी पंछी के जवाब का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था उसके जल्दी आने से पंछी खुश होगी, पर खुशी तो बहुत दूर की बात है, उसकी बेटी तो रोई जा रही है। पंछी के आंखों से रेत की तरह आंसू बहे जा रहा था तो वैभव उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। पंछी को बहुत अच्छा लगा। उस वक्त वो सुटक सुटक कर रोते हुए बोल पड़ी, आप शादी करके मम्मा को यहाँ से ले जाओगे, मुझसे दूर? पंछी के बातों को सुन वैभव कुसुम दोनों हैरान हो गए। कुसुम अंदर आने को थी पर अपने हाथ के इशारे से कुसुम को वही रुकने का बोल वैभव पंछी के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेटा किसने कहा ऐसा कि शादी के बाद आपकी मम्मा को मैं आपसे दूर कर दूंगा? ये सुन पंछी अपने बैड अंकल से दूर हो झट से बोल पड़ी, तो आप शादी नहीं करोगे मम्मा से? ये सुन सिल्ली सा मुस्कान दे वैभव बोला, बेटा मैं शादी करूंगा पर तुम्हें अपनी मम्मा से दूर नहीं करूंगा, बल्कि हम तीनों साथ रहेंगे, आप और आपके मम्मा डैडी। ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, मतलब हम तीनों साथ में इसी घर में रहेंगे? ये सुन वैभव अपने बालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, क्या तुम यही रहना चाहती हो या फिर उस घर में? पंछी के सामने वैभव ने चॉइस रखा तो पंछी बोल पड़ी, यहाँ पापा की यादें हैं। ये सुन वैभव उसके सिर पर हाथ रख बोला, पापा की यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा, और अगर तुम चाहती हो हम तीनों यही रहे तो हमेशा हम तीनों यही रहेंगे। अब ये सब बात छोड़ो और जल्दी से चलो, मैं और तुम्हारी मम्मा मिलकर तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाए हैं। ये सुन पंछी झट से उठ गई और अपने कपड़े निकालने चली गई। वही वैभव कमरे से बाहर चला गया। फिर कुसुम और वो दोनों किचन के पास गए। कुसुम खाना उठा डाइनिंग टेबल पर रख जैसे ही पीछे मुड़ी वैभव को अपने सामने देख डाइनिंग टेबल से जा सटी, तभी वैभव अपने दोनों हाथ को डाइनिंग टेबल पर रख कुसुम के जाने का रास्ता रोक उसके बेहद करीब चला गया। उसे अपने इतने करीब देख कुसुम उसके आंखों में देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो वैभव, पंछी देख लेगी। वैभव उसके होंठों के बेहद करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, बस एक बार। इतना कहा ही था कि कुसुम की धड़कनें तेज हो गई। वही वैभव उसके होंठों को अपने होंठ में भर उसे चूमने लगा। कुसुम का शरीर उसके चूमते ही उसके बस में नहीं रहा था। वो वैभव के कंधे पर अपना हाथ रख दी। वही कुसुम के ऐसे करने से वैभव का दिल कर रहा था वो उसके प्यार में पूरे तरीके से उसमें डूब जाए। तभी पंछी के कदमों का आवाज आया तो कदमों का आवाज सुनते ही वैभव कुसुम से दूर हो चेयर खिसका बैठ गया। वही कुसुम अब भी हैरानी में खड़ी थी।
दूसरी तरफ वैभव पूरा चिल्हो पंछी के तरफ देख बोला, आओ बेटा। वैभव के आवाज को सुन पंछी मुस्कुराते हुए आने लगी। वही कुसुम अपने होश में आते हुए मुड़ बाकी के खाने को लाने चली गई। किचन जाने के बाद कुसुम खाने के बाउल को पकड़ गहरी सांसें लेने लगी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़के जा रहा था। वही बाउल उठा कुसुम मुड़ डाइनिंग टेबल के तरफ देखते हुए जाने लगी। चेयर में बैठे वैभव को नॉर्मल हो पंछी के साथ मुस्कुराते हुए बातें करते देख कुसुम हैरान थी। कुसुम अपने मन में ही बोली, जितनी जल्दी वैभव बदल जाता है उतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। इतना कह कुसुम अपना मुंह बना डाइनिंग टेबल के पास पहुंच खाना टेबल पर रख खाना लगाने लगी। कुसुम चिड़े हुए खाना लगा रही थी तो वैभव उसे देखने लगा। वही कुसुम खाना लगा पंछी के बगल में जा बैठ गई। तीनों साथ मिल खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद पंछी पढ़ने चली गई। वही कुसुम नाराज होकर बैठी थी तो वैभव उससे नाराजगी का कारण पूछने लगा, पर कुसुम बताने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो कुछ और बोलता मनाने के लिए इससे पहले ही वैभव का फोन बज गया। वो अपना फोन निकाल स्क्रीन पर नाम देखा, अपने सेक्रेटरी का कॉल देख वो कॉल उठा लिया। अपने सेक्रेटरी का बात सुन वैभव फोन कट कर कुसुम की तरफ देख बोला, मुझे जाना पड़ेगा। ये सुन कुसुम उसे गुस्से में घूर कर देखी तो वैभव उसे प्यार से देखा। आखिर में कुसुम अपना मुंह बना बोली, ठीक है। ये सुन वैभव मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूम खड़ा हो गया। वही कुसुम उसे अपने हैरानी से भरे नजर से देखी। वही वैभव उसे देख मुस्कुराया फिर चला गया। वही दूसरी तरफ सोफे पर शौर्य अपने भाई को कठोरता से देखे जा रहा था। वही आर्यन उसके सामने अपने सिर को झुकाए खड़ा था। शौर्य ने अपने कठोर आवाज में पूछा, तुमने डिसाइड किया तुम्हें आगे क्या करना है? ये सवाल सुन अपने गले का पानी गटकते हुए आर्यन बोल पड़ा, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है। शौर्य गहरी सांस भरते हुए बोला, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बिजनेस के लिए गाइड कर सकूं, इसलिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जहां मैं भेज रहा हूं शांति से वहां जा ट्रेनिंग लो। ये सुन आर्यन अपना मुंह बच्चों की तरह बना दिया, पर उसके बच्चों जैसा मुंह बनाने का शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ। वो उठ अपने किसी काम के लिए मैंशन से बाहर जाने लगा। तभी उसका फोन बजा तो शौर्य अपना फोन जेब से निकाल नंबर से कॉल आता देख कॉल उठा, बस अपने कान में लगा आगे चलने लगा। तभी कॉल के दूसरे तरफ से लड़की की सेडेक्टिव आवाज शौर्य के कानों में जा पड़ी, हेलो शौर्य। लड़की के आवाज को सुनते ही शौर्य को वक्त नहीं लगा ये जानने में कि लड़की कौन हो सकती है। उसने अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिला? ये सवाल सुन लड़की जोर जोर से हंसते हुए बोली, शौर्य हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुम्हें जो पाना होता तुम उसे पाकर रहती और जो मुझे पाना होता मैं वो पाकर रहती। लड़की के बातों को सुन शौर्य अपने कठोर मुस्कान के साथ बोला, लड़की शौर्य से बात करना इतना आसान नहीं है, मैं तो बस शौर्य का परछाई हूँ। ये सुन लड़की के चेहरे का पूरा रंग ही बदल गया। वही शौर्य को अपना चाल बदलना बहुत अच्छे से आता था। वो आगे बोल पड़ा, अगर बॉस से बात करना है तो बॉस को पहले समझना होगा। इतना कह शौर्य कॉल कट कर दिया। वही अरुषि गुस्से में अपने फोन को दीवार पर फेंक दी। अरुषि का फोन दीवार में पटकाने से चकनाचूर हो पूरे जमीन पर बिखर गया था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम शौर्य ही हो, पर यह भी सच है शौर्य किसी के सामने नहीं आता, अपने आवाज को भी किसी के कानों में पड़ने तक नहीं देता, फिर इतने आसानी से मुझे उसका नंबर कैसे मिल सकता है? जरूर उस आदिल से कुछ मिस्टेक हुआ होगा। शौर्य क्यों किसी मिशन के लिए खुद जाएगा? पर वो आवाज भले शौर्य का हो या ना हो, अब मुझे वो चाहिए। इतना कह अरुषि बिस्तर पर जा लेट अपने आंखों को बंद कर शौर्य के आवाज को याद करने लगी। वही शौर्य कार के पास गया तो शौर्य का ड्राइवर महेश कार का दरवाजा खोल दिया। शौर्य अपने फोन में वैभव को कॉल लगाते हुए ही कार के अंदर जा बैठ गया। शौर्य के बैठते ही महेश कार का दरवाजा लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया तो शौर्य महेश को ऑर्डर दे दिया, देशमुख मल्टीनेशनल कंपनी चलो। ये सुन महेश कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त के बाद कार देशमुख मल्टीनेशनल कंपनी के पास जा रुका। वैभव खुद नीचे आ शौर्य को अपने साथ अपने प्राइवेट एलिवेटर से अपने केबिन ले गया। केबिन के अंदर जाने के बाद दोनों चेयर पर बैठ गए। वैभव अपने सेक्रेटरी को कॉल कर कॉफी और कुछ स्नैक्स का बोला ही था कि तभी शौर्य ने मना कर दिया।
तो वैभव फोन रख शौर्य के तरफ देखा तो शौर्य बोल पड़ा, मेरे भाई को तुम बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ सिखा सकते हो। ये सुन वैभव बोल पड़ा, बिल्कुल, पर तुम खुद बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड इंसान हो। फिर इतना कह वैभव रुक गया तो शौर्य गहरी सांस लेते हुए बोल पड़ा, अभी मैं दादाजी के उस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने में फोकस करना चाहता हूँ और मुझे पंछी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं उसे ना पढ़ाऊँ तो फिर से उसका मार्क्स डाउन हो जाएगा। पंछी के लिए इतना सोचता देख वैभव मुस्कुराते हुए बोल दिया, ओके। ये सुन शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं चलता हूँ। इतना कह वो खड़ा होने को था तभी वैभव बोल पड़ा, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? ये सुन शौर्य खड़ा ना हो पूछ पड़ा, बिल्कुल। एक गहरी सांस भरते हुए वैभव अपना सवाल कर बैठा, तुमने कहा था तुम तारा के डेड को जान से मारना चाहते हो। ये सुन शौर्य का आंख गुस्से में लाल हो गया। वो अपने खतरनाक आवाज में बोला, हाँ, और जैसा कहा है तुम बिल्कुल उसके साथ वैसा ही करोगे। ये सुन वैभव बोल पड़ा, मैं उसके साथ उससे भी बदतर करूं? पर मेरा सवाल तुमसे बस इतना है कि तुम तारा या पंछी में किसे सबसे ज्यादा चाहते हो? वैभव का सवाल सुन वो उसे एकटक देखने लगा। वैभव ये सवाल तब से करना चाहता था जब से शौर्य ने पार्क में उससे तारा के डेड को पूरे तरीके से बर्बाद कर उसके हालत को इस कदर करने को कहा था कि वो अपना जान खुद ही ले ले। उस दिन जो गुस्सा, नफरत और तारा के लिए ढेर सारा प्यार वैभव ने शौर्य के आंखों में देखा था, तभी से ये सवाल उसके जेहन में चलने लगा था। शौर्य ठंडा आह भरते हुए बोला, तारा मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और पंछी मेरे लिए मेरी जिंदगी है, तो समझ जाओ किससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कह वो खड़ा हो केबिन से बाहर निकल गया। वही वैभव के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो नहीं चाहता था उसकी बेटी पंछी को कोई सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करे। वही शौर्य केबिन से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ गया तो महेश कार स्टार्ट कर दिया। कार रफ्तार में कंपनी से बाहर निकल गाड़ियों से भरे रास्ते में भी रफ्तार से चले जा रहा था। शौर्य अपना फोन निकाल मिहिर को कॉल कर दिया। मिहिर किचन में उस वक्त विवेक का हेल्प कर रहा था खाना बनाने में, तभी उसका फोन बजा तो अपने फोन को निकाल बॉस का कॉल आता देख मिहिर फोन उठा, बोला, यस बॉस। मिहिर का आवाज सुन शौर्य अपने कठोर आवाज में ही बोला, पता लगाओ आरुषि को मेरा पर्सनल नंबर कैसे मिला। इतना कह शौर्य फोन कट किया ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। पंछी का फोन आता देख शौर्य झट से कॉल उठा लिया। शौर्य कुछ कहता इससे पहले ही पंछी बोल पड़ी, कल तुम मुझे स्कूल के लिए लेने आना, मुझे कुछ बात करना है। इतना कह शौर्य के बातों को बिना सुने कॉल कट कर दी। फोन कटते ही शौर्य अपने कान से फोन को हटा अपने फोन को घूर कर देख बोला, ये पहली लड़की है जो बिना मेरे बात को सुने कॉल कट करने का हिम्मत करती है। तुम्हें तो मेरी बातों को सुनना सीखना ही होगा लिटिल थिंग। शौर्य को बच्चों की तरह इरिटेट होता हुआ देख ड्राइव कर रहा महेश उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही शौर्य का नजर जब मिरर पर गया तो महेश को हंसता देख शौर्य कठोरता से उसे बोला, लगता है तुम्हें अब इस जॉब का जरूरत नहीं है। शौर्य के बातों को सुन महेश के होंठों का मुस्कान गायब हो गया और वो सॉरी बोल शांति से कार चलाने लगा। कुछ वक्त बाद शौर्य अपने मैंशन पहुंच गया। जब वो अंदर गया तो देखा आर्यन सोफे पर ही सो चुका है। शौर्य उसके पास जा उसे उठाने को था, पर तभी उसके लैपटॉप पर एडल्ट मूवी चलता देख अफसोस से अपने चेहरे को हिला। उसके लैपटॉप को बंद कर अपने फ़ोन को निकाल सामने वाले सोफे पर जा 2 मिनट तक कुछ टाइप करने के बाद अपने फ़ोन को रख। शौर्य अपने भाई का नाम कठोरता से लिया, आर्यन। अपना नाम सुनते ही आर्यन झट से उठ सबसे पहले अपने लैपटॉप को देखा, फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए सिल्ली सा मुस्कान दे शौर्य को देखा तो शौर्य उसे कठोरता से देख बोला, अब तुम्हारे फ़ोन में बस कॉलिंग का रिचार्ज होगा और हाँ, तुम्हारा सारा कार्ड मैंने ब्लॉक कर दिया है। अपने भाई के बातों को सुन आर्यन का दिल कर रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर रोवे। वो मासूमियत से अपना चेहरा बना शौर्य को देखा, पर शौर्य इस बार उसके मासूम चेहरे को देख बिल्कुल नहीं पिघला। वो अपने कठोर आवाज में बोला, अपने ज़रूरतों के लिए खुद मेहनत करो और हाँ, जहाँ तुम ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो वहाँ तुम्हें कोई आराम नहीं मिलने वाला है, तो तैयार हो जाओ। इतना कह शौर्य अपने कमरे में चला गया। वही अपने भाई के जाते ही 2 साल के छोटे बच्चे की तरह आर्यन रोना शुरू कर दिया। फिर अपने फ़ोन को निकाल आर्यन मिहिर को कॉल लगा दिया। मिहिर का फ़ोन टेबल पर रखा था और मिहिर अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था।
जब मिहिर का फोन बजा तो दिया जो सोफे पर बैठी थी वो इधर उधर देखी, दोनों में से कोई नहीं दिखे तो वो मिहिर का फोन बस उठाई ही थी कि गलती से कॉल उठ गया और फोन का वॉल्यूम इतना तेज था कि उसे फोन के दूसरे साइड के इंसान का आवाज सुनाई देने लगा। यार तुझे पता है भाई, मेरा सारा कार्ड ब्लॉक करवा दिए है, यहाँ तक कि नेट रिचार्ज करने से भी मना कर दिया है। बच्चों जैसा शिकायत करता सुन दिया जोर जोर से हंसने लगी। लड़की का हंसने का आवाज सुन आर्यन अपने डोमिनेटिंग अवतार में अपने कड़क आवाज में बोला, तुम मेरे दोस्त के फोन को अपने पास क्यों रखी हो? क्या तुम उसका जासूसी कर रही हो? आर्यन के बातों को सुन चिढ़ते हुए दिव्या बोली, आखिर मैं क्यों जासूसी करूंगी? ये सुन कोल्ड मुस्कान के साथ आर्यन बोला, क्या पता तुम शौर्य के साथ ही मिली हुई हो। ये सुन लड़की बोल पड़ी, मिस्टर मैं बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ और शौर्य, मुझे तो उस घटिया इंसान से नफरत है, कितनों को मारा है, उस शौर्य को तो मैं मारना। इससे आगे वो कुछ कह पाती आर्यन गुस्से में उस पर भड़क पड़ा, अपनी कैंची जैसी जुबान को बंद रखो नहीं तो मैं। वो उससे आगे कह ही रहा था तभी दूसरी तरफ मिहिर अपना फोन लड़की के हाथ से ले उसे कठोरता से देखा, फिर आर्यन के आगे का बात सुन उसका नाम ले पड़ा, आर्यन। मिहिर की आवाज को सुन वो गुस्से में उस लड़की को गरियाने लगा। वही दिया को समझ नहीं आया आखिर वो इतना उस पर ऐसे क्यों भड़का। आर्यन अपने भाई के खिलाफ किसी के मुंह से एक बुरा वर्ड भी सुन ले तो उसका खून खोलने लगता था। वो इतने गुस्से में था कि उसके गुस्से को देख मिहिर को उसका गुस्सा समझ आ रहा था, पर अभी गुस्सा करने से नुकसान बॉस का ही होता। ये रात धीरे धीरे बीतने लगा, सुबह का वक्त हो गया था तभी शौर्य अपने भाई के साथ नाश्ता करने के बाद उसके तरफ एक कार्ड बढ़ा बोला, यहाँ 10 बजे तक चले जाना। ये सुन आर्यन अपने भाई के हाथ से कार्ड ले लिया। वही आर्यन शौर्य के हाथ से कार्ड ले लिया तो शौर्य वहां से जाते हुए ही बोला, कोई मेरे बारे में कुछ भी बुरा बोले पर तुम्हें कुछ रिएक्ट नहीं करना है। ये सुन आर्यन अपना मुंह बना लिया। वही दूसरी तरफ शौर्य अपने मेंशन से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार में चलाते हुए पंछी के घर की तरफ जाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद शौर्य पंछी के घर पहुंच गया। वही पंछी शौर्य के आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे कार के आने का आवाज आया, पंछी बिल्ली को जमीन पर रख अपने स्कूल बैग को उठा भागते हुए घर से बाहर जा, घर का दरवाजा लगा, कार के पास जा, जल्दी से कार का दरवाजा खोल, अंदर जा बैठ गई। पंछी के एक्साइटमेंट को देख शौर्य कार स्टार्ट करते हुए पूछा, बात क्या है लिटिल थिंग? पंछी मुस्कुराते हुए शौर्य के तरफ देख एक्साइटेड होते हुए बोली, मैं मम्मा बेड अंकल दोनों का शादी कराने वाली हूँ, तो बताओ क्या क्या कैसे करना होता है ताकि मैं सारा तैयारी करना शुरू कर दूँ। ये सुन शौर्य कार ड्राइव करते हुए बोला, पर शादी कैसे करवाओगी लिटिल थिंग? शादी करवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तुम्हारे पास पैसे है क्या? शौर्य के इस सवाल पर पंछी चहकते हुए बोली, है ना, जो मुझे अवार्ड में मिला था और मेरे पिगी बैंक में भी तो है। पंछी के बात को सुन शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। शौर्य के ऐसे हंसने से पंछी का चेहरा उदासी से भर गया। पंछी को उदास देख अपने हंसी को रोकते हुए शौर्य बोला, लिटिल थिंग, शादी के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। ये सुन पंछी अपने चेहरे को उठा मासूमियत से पूछी, कितना पैसा लगता है शादी करवाने में? पंछी के इस सवाल को सुन शौर्य बोल पड़ा, अगर सिंपल मैरिज भी करो तो 20 लाख के आसपास लग जाता है लिटिल थिंग। अमाउंट सुन पंछी के तो होश ही उड़ गए। वो अपने हैरानी से भरे बड़े बड़े आंखों से शौर्य को देखने लगी, फिर उदासी से बोल पड़ी, मतलब मैं अपनी मम्मा की शादी नहीं करवा सकती हूँ? ये सुन शौर्य बोल पड़ा, लिटिल थिंग मैं हूं ना, बस इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। ये सुन पंछी प्यार से पूछी, क्या? शौर्य कार साइड में जा रोक उसके करीब जा बोला, बस हर दिन एक किस, वो भी तुम्हारे तरफ से, वो भी मेरे होंठों पर। ये सुन पंछी अपने बड़े बड़े खूबसूरत आंखों से शौर्य को देखने लगी तो शौर्य अपने सीट बेल्ट को खोल उसके बेहद करीब जा बोला, करो किस जल्दी से। ये सुन पंछी बोल पड़ी, मैं तुम्हारे पैसे से मम्मा बैड अंकल का शादी नहीं कराऊंगी, तुम्हारा पैसा गलत तरीके से आया हुआ है। ये सुन शौर्य उसे देखते हुए बोला, सोच लो, मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारा हेल्प कर सकता है लिटिल थिंग। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपने बैग से अपना एक कॉपी निकालने लगी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर पंछी कर क्या रही है।
वही पंछी अपना एक कॉपी के साथ पेन निकाल, कॉपी के आखिरी पन्ने को खोल, अपने पेन का कैप निकाल, उसमें कुछ लिखने लगी।